अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या रोटी और चावल खाना सेहत के लिए मुज़र है? क्या रोटी और चावल खाने से मोटापा बढ़ता है? क्या रोटी और चावल को रेगुलरली खाने से कंज्यूम करने से हमें डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है? और क्या हम अपने फ़ैट लॉस फेज़ में रोटी और चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन तमाम सवालात का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। स्टे ट्यून्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क, ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि सब कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चावल और रोटी की खपत की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर रोज़मर्रा की जो खुराक है उसमें चावल और रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा है। और बजाय होल ग्रेन सोर्सेज को चूज़ करने के रिफाइंड, प्रोसेस्ड या फिर वाइट चावल या वाइट आटा कंज्यूम किया जाता है। चावल वाइट हो या होल ग्रेन हो, आटा प्रोसेस रिफाइंड हो या होल ग्रेन सोर्सेज से हो, बेसिकली हम सबसे पहले इस चीज़ पर नज़र दौड़ाते हैं कि चावल और रोटी है क्या। चावल और रोटी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना है। आपकी जो रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक आपको एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली दो सोर्सेज होती हैं। पहली सोर्स प्रोसेस्ड, पॉलिश्ड या वाइट ग्रेन होते हैं, चाहे वो चावल हो चाहे वो गंदम हो। जो गंदम और चावल या अनाज की किस्म राइस मिल्स में या व्हीट मिल्स में, फ्लोर मिल्स में जाती हैं धुलने के लिए, पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं, उनका छिलका अलहदा कर दिया जाता है, वो वाइट ग्रेन्स या प्रोसेस्ड ग्रेन्स होते हैं। रही बात होल ग्रेन की, तो होल ग्रेन चाहे वो ब्राउन राइस हैं या वो गंदम है या किसी किस्म का भी अनाज है जो प्रोसेसिंग के फैक्ट्री की प्रोसेसिंग से नहीं गुजरा, वो तकरीबन अपनी ऑलमोस्ट रॉ फॉर्म में हम उसको कंज्यूम करते हैं, वो होल ग्रेन होता है। होल ग्रेन कोई भी है, किसी किस्म का भी अनाज अगर होल ग्रेन है तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 तहें होती हैं। पहली लेयर उसकी होती है ब्रान। ब्रान कंसिस्ट करती है बी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स में। सेकेंड लेयर होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कंसिस्ट करती है बेसिकली मेजॉरिटी पोर्शन उसका कार्बोहाइड्रेट होता है खाली, और थोड़ी सी अमाउंट्स में उसमें आपको प्रोटीन मिलेगी। थर्ड लेयर होती है जर्म। जर्म कंसिस्ट करती है मिनरल्स, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक। इसी वजह से इतने मुफीद चीज़ों की मौजूदगी की वजह से हम इसको न्यूट्रिशन पैक्ड कोर कहते हैं। ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि रिफाइंड ग्रेन या वाइट ग्रेन के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं क्योंकि इनकी कोई आउटर लेयर नहीं होती प्रोटेक्टिव, और जबकि होल ग्रेन्स को अपनी 3 लेयर्स की मौजूदगी की वजह से और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी की वजह से हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो चलें अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फ़र्क क्या है। देखें, आपके जिस्म को नहीं पता कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सिंपल है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें वाइट ग्रेन्स की, प्रोसेस्ड ग्रेन्स की या रिफाइंड ग्रेन्स की या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं, जब हम उनको खाते हैं, तो क्योंकि उनमें एक ही लेयर होती है, बॉडी उसको हज़म या डाइजेस्ट बहुत जल्दी करती है। जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है, बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज में जब आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है तो वो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर देता है या ब्लड शुगर लेवल्स आपके बढ़ा देता है। जब आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज करते हैं तो इन रिस्पॉन्स इंसुलिन आपका पैंक्रियास रिलीज करता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। यही वजह है कि जब लोग कई कई साल तक
سمپل کاربوہائیڈریٹس یا ریفائنڈ گرینز کھاتے ہیں تو بلڈ شوگر لیول کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے انسولین ان میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس بیسیکلی ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کی جو انسولین باڈی کی ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پاتی, آپ کی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ہول گرینز کو یا کمپلیکس کاربس کو, کمپلیکس کاربس جب آپ کنزیوم کرتے ہیں, جب آپ کمپلیکس کاربس کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرتے ہوئے باڈی کو ٹائم لگتا ہے. ٹائم کیوں لگتا ہے؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں, ہر لیئر کو ڈائجسٹ کرتے ہوئے باڈی کو ٹائم لگتا ہے. وہ سلولی آپ کے بلڈ اسٹریم میں نیوٹرینٹس ریلیز ہوتے ہیں, جو گلوکوز ریلیز ہوگا آپ کی باڈی میں اس کو انسٹنٹلی وہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز سپائک نہیں کرتا. اسی وجہ سے ہول گرینز کو کھانا یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کو کھانا اس صحت کے لیے ان دا لانگر رن بہت مفید ہے. فار ایگزامپل جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہول گرینز کے اندر ہوتا ہے فائبر. خالی اگر ہم فائبر کی مثال لے لیں تو فائبر ہماری جو باؤل موومنٹ ہے, جو گٹ ہیلتھ ہے, ڈائجسٹو ٹریک ہے, اس کی ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے. فائبر جو ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. اس لیے جن پیشنٹس کو کولیسٹرول ہوتا ہے ان کو ڈاکٹرز ہائی فائبر ڈائٹ پرسکرائب کرتے ہیں, اور باقی جو نیوٹرینٹس ہیں ان کے فائدے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, فیٹ لاس ڈائٹ کے اندر آپ کو ہر چیز کیلکولیٹڈ اماؤنٹ میں کھانی ہوتی ہے. ایک پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کر کے آپ نے چیزیں کھانی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میجورٹی, پرسن ٹو پرسن تو خیر کیس ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میجورٹی آف پاپولیشن کے لیے یہ چیز ہے کہ فیٹ لاس ڈائٹس کنسسٹ کریں گی 20 سے 25% گڈ فیٹس, 30 سے 35% کاربوہائیڈریٹس اور 45 سے 50% اس میں پروٹینز آپ کنزیوم کریں گے. تو جو آپ کی کیلریز کی اماؤنٹ 30 سے 35% کاربوہائیڈریٹس پہ آئے گی, اس کو آپ فردر کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کتنے اماؤنٹ میں براؤن رائس یا براؤن آٹے کی آپ روٹی کھا سکتے ہیں. تو بیسکلی سیف اماؤنٹ یہی ہے کہ آپ دن میں کم از کم ایک دفعہ 1 کپ براؤن رائس یا 7 انچ ڈایا میٹر کی روٹی آپ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں, آپ بالکل کنزیوم کر سکتے ہیں. یہ آپ کی کنزمپشن کی سیف لمٹ ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا. میری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں کمپریہنسولی اور آسان ترین طریقے میں آپ کو ہر ٹاپک پہ انفارمیشن دے سکوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.